हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो BCVकल लर्निंग एंड शेयरिंग ऑनलाइन क्लास संजय पांडे स्मारक केंद्र कला दसरेचा मुजफ्फरपुर अम्बेडकर नगर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 12 भूगोल का अध्याय 2 जो कि विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि है। इसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 2 मैंने इससे पहले बनाया था दोस्तों। आज बात करने वाला हूँ, पार्ट 1 मैंने बनाया था पहले, आज बात करने वाला पार्ट 2 का। पार्ट 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे बात करें तो पहला पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं भौगोलिक कारक। हम लोग पहले भौगोलिक कारक को देखते हैं। तो भौगोलिक कारक में यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है आपका जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता यहाँ पे, ठीक है। जल की उपलब्धता मतलब ये कि जल पीने से लेकर पशु, फसलों, उद्योगों और नौका संचालन में किया जाता है। तो आप सभी को पता है जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट। तो जल जहाँ जितना महत्वपूर्ण होता है, जल की उपलब्धता जहाँ जितना अधिक होता है उतना ही जनसंख्या वहाँ पे प्रभावित होती है। अगला पॉइंट हम लोग बात करेंगे तो अगला पॉइंट हम लोग का है भू आकृति। भू आकृति में मैंने एक सिंबल बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस सिंबल में ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी यहाँ पे कि मैदान पे आप देख सकते हैं मैदान पे जनसंख्या कितनी ज़्यादा है। पठारी क्षेत्र पे कम है और पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम है। तो मैदानी क्षेत्र पे जनसंख्या क्यों ज़्यादा रहती है, उसके पीछे क्या रीज़न है। आप सभी जानते हैं कि मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक प्रभावित होती है क्योंकि यहाँ वो सुख सुविधाएँ आसानी से मिल जाती हैं जो मानव को चाहिए। तो यहाँ पे इस देख सकते हैं कि जो मैदान पे कितनी जनसंख्या ज़्यादातर है। आप जब नोट्स बनाएंगे तो आप ये सिंबल अगर बना देंगे तो आपका प्लस पॉइंट का काम करेगा। आप एग्ज़ाम में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही प्लस पॉइंट काम करेगा। इस तरह से एग्जामिनर के दिमाग में बहुत ही आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगला पॉइंट बात करें हम लोग, अगला पॉइंट है हम लोग का जलवायु मौसमी जनसंख्या अर्थात कह सकते हैं मानसूनी जलवायु प्रदेश में जनसंख्या जो है अधिक घने होते हैं। मानसूनी प्रदेश में जनसंख्या जो होता है अधिक घने होते हैं क्योंकि वहाँ मानसून के अनुसार हमारे वातावरण से जलवायु के अनुसार जनसंख्या निवास करती है। अगला पॉइंट हम लोग बात करें तो अगला पॉइंट हम लोग का है वो मिट्टी है। यहाँ पे देख सकते हैं मिट्टी। तो मिट्टी पे अगर हम लोग बात करें तो मिट्टी यानी जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होती है जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा प्रभावित होती है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, नील नदी के घाटी का मैदान जो है यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है क्योंकि यहाँ नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का जो है नवीनीकरण होता रहता है और उपजाऊ मिट्टी बनी रहती है। अगली पॉइंट में बात करें हम लोग जो खनिज है, जो क्षेत्र खनिज संपदा से संपन्न होते हैं वहाँ पे औद्योगिक विकास की संभावनाएं अधिक होती हैं। जब विकास की संभावनाएं अधिक होंगी तो रोजगार की सुविधाएं भी अधिक होंगी। अब जो रोजगार की सुविधाएं अधिक होंगी तो जाहिर सी बात है जनसंख्या प्रभावित वहाँ पे होगी। अगला पॉइंट हम लोग बात करें स्थिति की तो विश्व में अधिकांश जनसंख्या समुद्र तटीय भाग, नदियों के किनारे बसे होते हैं। समुद्र तटीय से मान लीजिए ये आपका इंडिया का पोर्शन इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ से गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इधर आंध्र प्रदेश, इधर जाएंगे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इस एरिए में जनसंख्या ज़्यादातर निवास करती है क्योंकि ये समुद्र तटीय भाग भी होते हैं और स्थिति का मतलब कि जहाँ पे इंसान को सुख सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो सके। अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो हमारा पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि की अगर बात करें तो किसी क्षेत्र में निश्चित समय में बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन, किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय में बसे हुए लोगों की संख्या के परिवर्तन जो होते हैं उसको
जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ये परिवर्तन आपका धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस 20 वाले एरिए में जनसंख्या अभी फ़िलहाल कितना है देख सकते हैं, ठीक है। एक आंकड़े के मुताबिक 5 साल बाद जनसंख्या अगर इसको देखेंगे तो आप इस वाले पोर्शन को जब देखेंगे तो यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट हो चुका है, यानी इसको कहेंगे ही जनसंख्या वृद्धि। तो ये डायग्राम इस तरह से अगर आप अपने नोट्स में इसको शामिल करते हैं तो आपका नोट्स बेटर होगा। अब बात करते हैं हम लोग जनसंख्या वृद्धि के प्रकार पर, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जनसंख्या वृद्धि के प्रकार की बात करें तो यहाँ पे प्राकृतिक वृद्धि मतलब ये कि जहाँ पे किसी क्षेत्र में 2 समयांतराल पर जन्म और मृत्यु दर के अंतर में बढ़ने वाली जनसंख्या को ही प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जैसे इसको निकालना है तो जनसंख्या, प्राकृतिक जनसंख्या निकालना है तो प्राकृतिक जनसंख्या बराबर जन्म माइनस मृत्यु दर, यानी जन्म में से मृत्यु दर घटा देंगे तो हमारी प्राकृतिक जनसंख्या यानी नेचुरल पॉपुलेशन जो है वो निकल कर सामने आएगी। तो इस तरह से एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हैं, आपका प्लस पॉइंट होगा ये। बात करते हैं धनात्मक वृद्धि की, तो धनात्मक वृद्धि यहाँ पे दे सकते हैं जब जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक हो तो उसे धनात्मक वृद्धि कह सकते हैं। जब अस्थायी प्रवास भी होता है इसमें, ठीक है। अस्थायी प्रवास, अभी हम लोग प्रवास का समझेंगे कि प्रवास किससे कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया धनात्मक वृद्धि, मतलब ये हो गया जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, ठीक है, तब धनात्मक होगी। यानी जन्म दर अधिक हो, मृत्यु दर कम हो, ठीक है। ऋणात्मक में जस्ट इसका उल्टा होता है, जन्म दर के बजाय मृत्यु दर अधिक होता है, यानी जन्म दर कह सकते हैं, जन्म दर जो होता है वो कम होता है, मृत्यु दर क्या होता है, अधिक होता है। ये ऋणात्मक में होता है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों पॉइंट को समझ सकते हैं। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला वर्ड है, लेकिन यहाँ पे समझेंगे तो समझ में आएगा आपको। धनात्मक मतलब कि इसमें जन्म दर बढ़े, ऋणात्मक इसमें मृत्यु दर बढ़े, ठीक है, मृत्यु दर इसमें बढ़े, उसको ऋणात्मक। आगे वाले पॉइंट में बात करते हैं हम लोग, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो पॉइंट है आपका जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के घटक की बात करें अगला हेडिंग, तो जन्म दर। पहला हेडिंग आता है जन्म दर। जन्म दर किसे कहते हैं, ये एग्जाम में पूछ सकता है आपके। तो अगर बात करें जन्म दर की, तो जन्म दर मतलब ये किसी वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को, किसी क्षेत्र में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। मृत्यु दर की बात करें तो किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है जो कि प्रवास है। अगर प्रवास की बात करें तो प्रवास यहाँ पे देख सकते हैं। प्रवास मतलब ये किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह द्वारा दूसरे स्थान पर अस्थायी परिवर्तन ही प्रवास कहलाता है। कहने का बात सिंपल है, जैसे मान लो कोई इंसान है, ठीक है, उसका ये घर है, उसका ये क्या है, ये घर है, ठीक है, वो इस घर पे रहता है। यहाँ से ये दूसरे जगह पे चला जाए, ठीक है, किसी दूसरे स्थान पर चला जाए, तो जिस स्थान पर ये आदमी जाएगा, ठीक है, और वहाँ बस जाएगा, तो उसको बोलते हैं अस्थाई परिवर्तन। यानी वो जाके वहाँ पे बस गया है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना अस्थाई परिवर्तन कहलाता है। अस्थाई परिवर्तन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला पॉइंट है अप्रवासी, दूसरा है उत्प्रवासी। तो अप्रवासी मतलब ये प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उसे क्या कहते हैं, अप्रवासी। जैसे कि जहाँ पे, जैसे मान लो ये इंसान है, ठीक है, ये इंसान यहाँ से अगर यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, तो इसको यहाँ वाले कहेंगे, इस वाले एरिया वाले कहेंगे कि कोई अप्रवासी आया है, उसको अप्रवासी बोलते हैं कि नए स्थान पर जो आके नए स्थान पर गए हों। उत्प्रवासी
उत्प्रवासी मतलब वो कि प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, यानी जहाँ से ये गया है, जहाँ से ये गया है यहाँ से कहेंगे वो उत्प्रवासी है। मतलब कि ये यहाँ से गया है और जहाँ पे पहुँचेगा, जहाँ पे जाएगा, जहाँ पे ये जाएगा उसको बोलेंगे अप्रवासी। सिंपल है, पॉइंट को समझेंगे थोड़ा सा। अगले पॉइंट में बात करें जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट है प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे पॉइंट को समझेंगे ध्यान से। प्रतिकर्ष कारक मतलब ये होता है कि जो भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण अन्य स्थान पर प्रवास कर जाते हैं उन्हें प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। जैसे बेरोजगारी है, युद्ध है, प्राकृतिक आपदा है, पिछड़ापन है, उपद्रव है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एरिया है, आपका कोई गांव है, ठीक है, आपका कोई गांव है, उस गांव में बेरोजगारी है और भयानक युद्ध होता रहता है। ठीक है, भयानक युद्ध होता रहता है या फिर बहुत ही पिछड़ापन है, यहाँ पे वहाँ पे उपद्रव होता रहता है। तो यहाँ पे क्या आप रहना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है पसंद नहीं रहना करेंगे। तो यहाँ से दूसरे स्थान पर जो चले जाते हैं, दूसरे स्थान पर जो चले जाते हैं, दूसरे स्थान पे जो चले जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? प्रवास कहा जाता है। और प्रतिकर्ष कारक का यही सबसे बड़ा कारक है कि इन कारणों के द्वारा जो लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं उसको बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक। आई होप अभी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अपकर्ष कारक की बात करें, जस्ट इसका उल्टा होता है कि जहाँ पे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जहाँ पे अच्छी जलवायु होती है, जहाँ पे रहन सहन अच्छी होती है, जहाँ पे रहन सहन अच्छी होती है, वहाँ पे जो है जनसंख्या ज़्यादातर प्रभावित होती है, ज़्यादातर स्थानांतरित होती है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं अपकर्ष कारक मतलब कि जिस स्थान पर, जिस प्रदेश में लोग आकर्षित होते हैं, जैसे रोजगार के अवसर है, शांति सुरक्षा है, अनुकूल जलवायु है, रहन सहन उत्तम दशाएँ हैं, तो वहाँ पे अपकर्ष कारक होगा। एग्ज़ाम में सवाल में ऐसे पूछेगा इसमें से कोई एक एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा शांति या सुरक्षा कौन सा कारक है, अपकर्ष कारक या प्रतिकर्ष कारक? तो आपका आंसर होगा अपकर्ष कारक। अप मतलब आना, प्रतिकर्ष मतलब दूर जाना। तो समझ लेना कि आपका अप माने आना, यानी जहाँ पे सुख सुविधाएं मिलती हो वहाँ पे जनसंख्या प्रभावित होती है, और जहाँ पे सुख सुविधाएं नहीं मिलती वहाँ पे प्रतिकर्ष कारक होता है। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। जनसंख्या वृद्धि का स्तर की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि का जो स्तर है, अगर उस पर हम लोग बात करें तो आपका पॉइंट आएगा सामने कि यहाँ पे ईसा मसीह के जन्म के समय जो जनसंख्या थी वो लगभग 30 करोड़ थी। सन 1500, एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे, समझेंगे आसानी से। सन 1500 तकरीबन जनसंख्या 50 करोड़ थी और 16वीं और 17वीं शताब्दी में जनसंख्या तेज़ी से वृद्धि हुई। 1830 में जनसंख्या आते आते 1 अरब के करीब पहुंच गई। 10,000 ईसा पूर्व जनसंख्या लगभग 50 लाख थी, लेकिन वो 1830 आते आते कितना हो गई? 1 अरब जनसंख्या तकरीबन हो गई। 1974 में यही जनसंख्या 400 करोड़ मात्र 47 वर्षों में ही हो गई। देख सकते हैं ये आंकड़ा, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में आंकड़ा जब आप देखेंगे तो इस वाले पोर्शन में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1830 में समथिंग 1 अरब जनसंख्या थी। इसके बाद 1930 में यानी 100 वर्ष बाद 2 अरब हो गई। 100 वर्ष बाद 2 अरब हो गई। इस वाले पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पे 30 वर्ष बाद जनसंख्या 3 अरब हो गई। इसके बाद 15 वर्ष बाद जनसंख्या 4 अरब हो गई सन 1975 में। ठीक है,
इसके बाद पॉइंट क्या हो गया कि 12 वर्ष बाद लगभग 12 के अंतराल में यहाँ पे दे सकते हैं 12 के अंतराल में, यानी 1987 जनसंख्या 5 अरब हो गई पूरी दुनिया की, और जो है 1999 पूरी दुनिया की आबादी 6 अरब हो गई, और सन 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे विश्व की आबादी 7 अरब से अधिक हो चुकी है। अब 2021 में 2021 हर 10 साल बाद जो है जनगणना होगा, हर 10 साल बाद जनगणना होता है, तो 2021 में जब जनगणना होगा तब देखेंगे कि विश्व की आबादी कितना पहुंची है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन बन के सामने आ सकते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि 1830 में जनसंख्या कितनी थी, और 1930 में कितने साल बाद, ठीक है, कितने साल बाद 2 अरब जनसंख्या हुई, तो 100 साल बाद। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1987 में जनसंख्या कितनी हुई, तो 5 अरब जनसंख्या जो है 5 अरब जनसंख्या 1987 में हो गई, ठीक है। और इसकी वृद्धि जो स्तर है आप देख सकते हैं, ये वृद्धि स्तर केवल 12 वर्षों में ही, यानी 15 वर्ष, 1975 में था 4 अरब, यानी 12 वर्षों में कितना हो गया 5 अरब जनसंख्या, इतनी तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि का स्तर है, ये पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत को पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब कृषि प्रधान ग्रामीण समाज प्रौद्योगिकी आधारित नागरीय समाज में परिवर्तन होता है, उसे जननांकिकीय चक्र के रूप में समझते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल ये है कि कैसे ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत या जननांकीय संक्रमण सिद्धांत जो बढ़ता है उसके बारे में बात करें तो इस वाले डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो इस वाले फिगर पहले देखेंगे, यहाँ पे है ग्रामीण खेतिहर और अशिक्षित लोग हैं। इनसे क्या होता है, इनकी